नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS PGT TGT मैथ सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। 2023 जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित, ठीक है। तो इसमें अपना एक टॉपिक हो गया था प्रोबेबिलिटी। जिन्होंने वो नहीं देखा है उसकी अपनी 5 वीडियो हो चुकी थी, उनको देख ले, जिससे आपको पता लगे कि उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है सेट्स एंड रिलेशंस, यानी कि संबंध एवं समुच्चय एवं संबंध के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो देखिए, बिना किसी समय खराब किए हुए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? सेट्स बोला जाता है, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेट, ठीक है। तो देखो क्या होती है इसकी परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। कैसी चीज़ें? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, यानी इकट्ठे की हुई वस्तुओं को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, सेट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, और वस्तुएं जिनसे समुच्चय बनता है, जिससे क्या बनता है? समुच्चय बनता है, यानी कि सेट बनता है, उस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। वे उस समुच्चय के क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। जिससे क्या बनेगा? सेट बनेगा। मान लो जैसे अपने पास कोई सेट है इस प्रकार से ABC, ठीक है। तो अब देखो, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी कि A कोई सेट है इस प्रकार से, ये है A क्या है? कोई सेट है, ठीक है। ये सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। यानी कि ये इसका क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। इसमें जो दिए गए हैं, यानी कि और जो वस्तु जिनसे समुच्चय बनता है, उस समुच्चय के अवयव क्या कहलाते हैं? वे उस समुच्चय के क्या कहलाएंगे? अवयव। यानी कि जो A सेट है वो A स्मॉल B स्मॉल C से मिलकर बना हुआ है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएंगे? अवयव हो जाएंगे। तो इसमें जो कैपिटल A सेट है उसके लिए जो अवयव हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ABC हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। देखो, यदि A किसी समुच्चय A का अवयव है, जो स्मॉल a है वो किसी समुच्चय A का क्या है? अवयव है, तो इसे संकेतात्मक रूप में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू A, यानी कि जो स्मॉल a है वो किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल A में। देखो, जो स्मॉल a है वो किस में बिलोंग कर रहा है? सेट, यानी कि किस में कर रहा है? कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है, यानी ये इसका क्या है? एक अवयव है। स्मॉल a क्या है? सेट A का क्या है? एक अवयव है, ठीक है। आगे देखिए, यदि B किसी समुच्चय कैपिटल B का अवयव नहीं है, क्या बोल रहा है यहाँ पर? नहीं है, तो इसे संकेतात्मक रूप में निम्न प्रकार से लिखेंगे। तो इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखो, स्मॉल b इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी कि जो कैपिटल B है उसमें ये कोई एक सेट है EFG इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्मॉल b है वो क्या है? बिलोंग नहीं करता है। आगे बात समझ। इसके अंदर क्या है? जो कैपिटल B सेट है इसके अंदर ये स्मॉल b क्या है? नॉट बिलोंग्स टू B, यानी कि कैपिटल B में नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। अब चलते हैं समुच्चय के निरूपण की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर समुच्चय निरूपण की 2 विधि होती हैं, या इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसकी 2 विधि होती हैं। पहली विधि होती है इसकी सूची विधि। अब सूची विधि क्या होता है? सूची विधि के अंदर, सूची विधि में हम करते हैं कि इसमें जो ये अवयव होते हैं सेट्स के, यानी कि समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक में, किसमें? मझले कोष्ठक में, मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। इस प्रकार से देखो, ये जैसे हमने ये लिखा है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है। सूची विधि के अंदर के समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक, यानी कि ये इस प्रकार से बना हुआ है, मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। छोटे कोष्ठक व बड़े कोष्ठक में
नहीं लिखते हैं, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसे इसमें भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब हम लिख सकते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं अपने पास, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, यानी कि जैसे कैपिटल ए कोई सेट है और इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आ रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, इस प्रकार से एक सेट क्या है बना हुआ है। और इसे किस में, अरे इस प्रकार से मजले कोष्टक में इसको दर्शाते हैं। ठीक है, मजला कोष्टक इस प्रकार से आप जैसे बनाते हो वैसे बना लेना, मेरे द्वारा इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये क्या हो जाएंगे कि जो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन का ऑफ ए सेट, यानी कि इसको बोलते हैं समुच्चय निरूपण। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय निरूपण बोलते हैं। समुच्चय निरूपण यानी समुच्चय दर्शाने का तरीका। ठीक है, कि समुच्चय को किस प्रकार से हम दर्शाएंगे। समुच्चय निरूपण को पहली विधि है, क्या है दोबारा सुन लो, सूची विधि। इस विधि में क्या होता है, अवयवों को मजले कोष्टक में लिखा जाता है। कौन से कोष्टक में लिखा जाएगा? मजले कोष्टक में। छोटे और बड़े कोष्टक में नहीं लिखते हैं, याद रखनी है बात। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को मैंने किस प्रकार से लिखा है, मजला कोष्टक, और उसके जो अवयव हैं वो क्या हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, इस प्रकार से ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गए अपने पास। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो अपने पास 10 तक गिनती है। ठीक है, तो 10 तक गिनती कौन कौन सी हो जाएंगी, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी कोई सेट है ना, और इसके अंदर देखो 1 2 3 4 ऐसे चलती जा रही है 10 तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या होती है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप साथ के साथ इनको नोट कर लेना अपने उस पर, या फिर इनको ऐसे कैसे पढ़ लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले उसकी तरफ, विधि की तरफ। अब देखिए, समुच्चय निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हमने पहली विधि पढ़ ली थी, सूची विधि। इस विधि के अनुसार आपको बता दिया गया था कि अवयवों को किस में लिखा जाएगा, मजले कोष्टक के अंदर, मजले अनुकोष्टक के अंदर लिखा जाता है। बड़े व छोटे व बड़े कोष्टक के अंदर नहीं लिखा जाता। तो देखो अगली विधि है समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में देखो क्या होता है, इस विधि में मजले अनुकोष्टकों में अवयवों के लिए x संकेत लिखकर उनका गुणधर्म px का उल्लेख करते हुए समुच्चय को निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। तो देखो ये इस प्रकार से, x कोई अवयव है और ये इसके लिए क्या है, गुणधर्म है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं x अनुपात px, यानी x कोई अवयव है और px क्या है, उसका गुणधर्म है। अब देखो ये ऐसे समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास, मान लो कोई एक एग्जाम्पल है इस प्रकार से कि समुच्चय 1,2। ठीक है, समुच्चय 1,2 को किस प्रकार से लिखेंगे, समुच्चय 1,2 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखो निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे अब इसको, अपने पास क्या है, एक सेट है, समुच्चय है 1,2। ठीक है, अब इसे हमें इस रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसे लिखने के लिए x लिखा। ठीक है, अब ये क्या है, ये 3 से छोटी संख्याएं हैं। कितने से छोटी संख्या है, 3 से छोटी प्राकृतिक संख्या मान ली। ये कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो देखो अपने पास जो इसे लिखने में आएगा वो आएगा x क्या है, यहाँ पर x है प्राकृतिक संख्या जो क्या है 3 से छोटी है। आगे बात समझ में, और इसको हम मजले कोष्टक में बंद कर देंगे। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये समुच्चय निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया कि 1 व 2 के लिए क्या हो गया, एक समुच्चय निर्माण हो गया, सेट निर्माण हो गया है। आ गई बात समझ में। अब एक और देखो इसको कैसे सेट कर सकते हैं, 1 व 2 कैसे आ सकता है। तो अपने पास 1 व 2 आएगा, या देखो इसको देखो x है अपने पास साथ के साथ। अब यहाँ पर क्या लिखना होता है, px लिखना होता है। px के लिए मान लो एक समीकरण है अपने पास, x² - 3x + में 2
बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा बंद। अब जब हम इसको हल करेंगे, है ना, इस समीकरण को जब हम हल करेंगे x² - 3x + 2, तो क्या निकल के आएगा, x के मान जो यहाँ पर आएंगे वो आएंगे 1 व 2 आएंगे। तो इस सेट को हमने दो प्रकार से क्या कर लिया, निरूपित कर दिया है कि x क्या है, यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है जो कि कैसी है, 3 से छोटी है। 3 से छोटी है इसका मतलब 1 व 2 आ गए, है ना। और या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x को अवयव है जो क्या है, इस समीकरण से निकल के आएगा। और इस समीकरण से अपने पास जो मान आएंगे वो क्या आएंगे, 1 व 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले उसकी तरफ। देखो अगला है संख्याओं का समुच्चय, इसे बोलेंगे सेट्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये सेट्स ऑफ नंबर किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर पहले नंबर पे आती है प्राकृतिक संख्याएं। अब हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या ले लें यहाँ पर, संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाना है और इसे किस प्रकार से लिखेंगे, देखो समुच्चय। अरे ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय किस प्रकार से लिखा जाता है, देखो इसे लिखने के लिए मझला कोष्ठक लिखेंगे, साथ के साथ ये स्टार्ट होती हैं 1 से और जाती हैं अनंत तक। इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब इनके लिए एक मानक संकेत होता है जो हमें हमेशा याद रखना है कि मानक संकेत क्या होता है इनके लिए, नेचुरल नंबर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये हो गया इसके लिए संकेत। ठीक है, और ये हो जाएगा मानक संकेत। ये क्या है इसके लिए, ये हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं सेट। क्या हो जाएगा, ये सेट ही तो हम पढ़ रहे हैं, सेट बनाना है अपन को, तो ये बन जाएगा इसके लिए सेट। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। आगे बात समझ में। और इसके लिए मानक संकेत क्या हो जाएगा, n। ये हमें याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है अपने पास दूसरे नंबर का पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं, होल नंबर। इस प्रकार से होल नंबर। ठीक है, तो इनके लिए देखो अपने पास जो बनेगा, क्या बनेगा, देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या के में क्या आ जाता है, पूर्ण संख्या में एक 0 आ जाती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 2 इस प्रकार से। अब इनके लिए जो मानक संकेत आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, W। ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। अगला है अपना पूर्णांकों का समुच्चय। किसका है, पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांकों को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, पूर्णांकों को बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को बोला जाता है पूर्णांक, नहीं अंग्रेजी में बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर। अब सेट्स ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएगा अपने पास, देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं अपने पास 0 से स्टार्ट होंगे, है ना। और इसमें साइन को ऐसे लिख लो, 0 -1 -2 -3 और एंड तक बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है समुच्चय के अंदर 0, ±1, है ना, ±2 ±3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार से। ये थोड़ा मजला कोष्ठक बेकार बन गया। ऐसे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको जो मानक संकेत दिया गया है वो दिया गया है Z। इसे हम Z के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है अपना चौथे नंबर पे अपन ले लेते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कौन सी संख्या, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है,
रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर, RATIO, रेशनल नंबर्स, सेट्स ऑफ रेशनल नंबर। अब सेट्स ऑफ रेशनल नंबर किस प्रकार से बनेगा अपने पास? देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं पेन के अंदर, दूसरा चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेय संख्या होती हैं वो P/Q रूप में होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो P होता है वो बिलोंग्स करता है Z के अंदर, और Q जो होता है वो बिलोंग करता है Z के अंदर, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। Q का मान यहाँ पर क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ठीक है, P का मान Z के अंदर, Z क्या होता है अपने पास? देखो ये रहा Z, है ना, पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि ये क्या होता है? हमेशा एक पूर्णांक होता है। Q क्या होती है? एक पूर्णांक होती है, लेकिन Q का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? ये अपरिभाषित संख्याएं हो जाएंगी। तो इसको क्या बोला जाता है? परमेय संख्याओं का समुच्चय को अपन बोलेंगे यहाँ पर Q। Q किस रूप में बोला जाएगा? Q के रूप में। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इसको Q लिखा जाता है। तो ये सभी हमें याद रखने हैं। अब देखो अगला है अपने पास अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अपरमेय संख्याओं का समुच्चय किस प्रकार से बनेगा? देखो इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलो ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अगले उस पर चलते हैं हम। ठीक है, उस पर चालू करेंगे। अब देखो अपना अगला है 5वें नंबर का अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखो अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को किस प्रकार से लिखेंगे? अपने पास कोई संख्या है x, ठीक है। अब x संख्या जो है वो x हमेशा बिलोंग्स करेगी R में, यानी कि रियल नंबर होगी, वो एक वास्तविक संख्या होगी। लेकिन क्या नहीं होगी? जो x है वो नहीं होगी, x जो बिलोंग नहीं करेगी किस में? Q के अंदर, यानी कि P/Q रूप में नहीं हो सकती कभी भी। आगे बात समझ में यहाँ पर? इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। जो अपरमेय संख्या होती हैं वो x कोई अपरमेय संख्या है जो किस में बिलोंग्स करती है? ये एक वास्तविक समुच्चय के अंदर क्या करती है? बिलोंग्स करती है, लेकिन वो कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकती, यानी कि P/Q रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, अब इसका जो मानक संकेत होता है वो होता है T। इसको हम T के उसमें लिखेंगे संकेत के रूप में, अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को। आगे चलते हैं, 6ठे नंबर का अपने पास है। देखो इसमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कौन सा है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का क्या है यहाँ पर? समुच्चय। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर क्या क्या चीज आती है? देखो x कोई संख्या है, ये क्या हो सकती है? x अपने पास परमेय संख्या हो सकती है और अपरमेय संख्या हो सकती है, इस प्रकार से। ठीक है, x का मान कहाँ तक जा सकता है? x परमेय हो सकती है और अपरमेय संख्या हो सकती है। अब इसको जो हम लिखते हैं मानक रूप में, मानक संकेत के रूप में, उसे कैसे लिखा जा सकता है? r के रूप में। ठीक है, अगला है अपने पास 7वां, और ये हो जाएगा सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, संख्याओं का समुच्चय। तो देखो सम्मिश्र संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो होते हैं आयोटा के रूप में, x प्लस आयोटा y के रूप में। ठीक है, तो x का एक अवयव है, यानी कि सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? एक अवयव है x प्लस आयोटा y। जो यहाँ पर जो x और y हैं वो किस में बिलोंग करेंगे? हमेशा r में। ठीक है, x और y की जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी? हमेशा वास्तविक होंगी। समझ में आ गई बात? लेकिन वो जो फॉर्म होती है वो होती है x प्लस आयोटा y, किसकी? सम्मिश्र संख्याओं की। इसमें आयोटा लगा हुआ होता है। अब इसका जो मानक संकेत होता है वो किस रूप में होता है? c के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। देखो अपने 7
सेट्स पढ़ लिए, ठीक है। कौन कौन से पढ़े थे? पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर पे पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं का, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं का, उसके बाद तीसरे नंबर पे पूर्णांक वाला, नंबर 4 पे कौन सा पढ़ा था? नंबर 4 पे पढ़ा था हमने परमेय संख्याओं का, ठीक है, परमेय संख्याओं का समुच्चय के रूप में। और फिर उसके बाद अपरमेय संख्याओं का समुच्चय, उसके बाद वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसके बाद सम्मिश्र संख्या का समुच्चय। हमें मानक संकेत हमेशा याद रखने हैं। मानक संकेत देखो, प्राकृतिक के लिए क्या लिखा था हमने? Z, नहीं, प्राकृतिक के लिए लिखा था N, नेचुरल नंबर, ठीक है। और पूर्ण संख्या के लिए क्या लिखा था? पूर्ण संख्या के लिए लिखा था W। पूर्णांक के लिए क्या लिखा था? पूर्णांक के लिए लिखा था Z। और परमेय संख्याओं के लिए क्या लिखा था? Q। और अपरमेय संख्याओं के लिए T। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? R। और सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? C। ये जो संकेत हैं ये अपने सवालों में क्या आएंगे? काम आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले समुच्चय की तरफ। अगला देखिए, रिक्त समुच्चय, इसको बोलते हैं वॉइड सेट्स और नल सेट्स। यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, अब इसमें एक भी अवयव नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। निम्न संकेत से व्यक्त करते हैं, देखो इसको करते हैं एक तो फाई से इस प्रकार से, या इसको करते हैं इस प्रकार से। भाई समुच्चय के अंदर कोई सेट अवयव ही नहीं है। भाई किसी सेट्स के देखो, यदि किसी सेट में एक भी अवयव नहीं हो, एक भी अवयव है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? खाली, सीधी सी बात है। अब इसको या तो फाई से लिखेंगे या फिर कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे अपने मान लो कोई एक समुच्चय है सेट, क्या इन दोनों के बीच की कोई सी संख्या इनमें आ रही है? इस समुच्चय के अंदर नहीं आ रही, तो ये सेट कैसा हो गया? ये सेट हो गया अपने पास कैसा? रिक्त समुच्चय। कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय, एक प्रकार से, ठीक है। आगे रिक्त समुच्चय की बात समझ में, आगे चलते हैं। अपने पास दूसरा है परमित समुच्चय और अपरमित समुच्चय। इसको बोलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो देखो परमित समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? वह समुच्चय जो रिक्त समुच्चय है, कैसा है? रिक्त समुच्चय है, या जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या सीमित है, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, परमित समुच्चय कहलाता है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x क्या है? कोई अवयव है? नहीं, x क्या कोई संख्या है? x किस में बिलोंग कर रहा है? देखो ये कोई अवयव है x, और ये बिलोंग कर रहा है मान लो z के अंदर। किसके अंदर? z के अंदर। अब यहाँ पर जो x का जो मान है वो क्या है? x का जो मान है वो अपने पास है x < 2 है। तो ये कैसा समुच्चय बना है? ये बना है अपने पास परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। और आगे चलते हैं, देखो अपरिमित समुच्चय, वह समुच्चय जो परिमित नहीं हो और अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जो परिमित ही नहीं हो वो कैसा समुच्चय कहलाएगा? कैसा समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित कहलाएगा, ठीक है। अगर इस समुच्चय के लिए देखो, इसी समुच्चय को अगर हमें अपरिमित क्या बनाना है? अपरिमित समुच्चय बनाना है, तो इसको कैसे करेंगे? x बिलोंग टू z हो जाएगा। लेकिन x का जो मान है वो क्या होना चाहिए? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। 2 से बड़ा है ना, या 2 के बराबर, और यहाँ पर क्या था? 2 से कम और 2 के बराबर, ठीक है, इस प्रकार। तो ये आज हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी हैं, और कल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज का नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम था समुच्चय एवं संबंध। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो ये मैथ से संबंधित सेकंड ग्रेड की या टीजीटी पीजीटी संबंधित जो भी परीक्षाएं की तैयारी में लगे हुए हैं उनको भेज के देखें, आपको अच्छी लगेगी। आशा करते हैं कि आपको बहुत चीज़ समझ में आ गई होंगी आज, और प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने के हम कोशिश करें। वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़रूर से ज़रूर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को दबा लो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच करें। धन्यवाद।